मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 261 से 270 तक सुनते हैं। इस समय रागिनी महाजन ने कहा, बेटा अब हम क्या करें? मैं और क्या कर सकती हूं? अगर वो निर्दयी है तो तुम मुझे अन्यायी होने का दोष नहीं दे सकते। अर्णव नाम के इस कमीने को मुझे व्यभिचारी बनाना होगा। मानस महाजन ने उग्र भाव से कहा, हम अब 30 लाख के साथ 7 महीने में 1 लाख खर्चे पाने के लिए बॉस बंशु को ढूंढने के लिए इस कुतिया को ले जाएंगे। ये कहकर वो आदिति की ओर चल पड़ा। अदिति चिल्लाई, मानस महाजन मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे बॉस बंशु को देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानती, तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? मानस महाजन ने बेपरवाही से कहा। अदिति को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए उसे यहां से ले जाना चाहा। इसी समय खिड़की बाहर से जोर से खुली और फिर कमरे में एक आकृति प्रकट हुई। उसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वे तीनों चौंक गए और मुड़कर देखा तो अर्णव कमरे के बीच में खड़ा था। मानस महाजन ने डरकर कहा, तुमने उसे कैसे ढूंढा? किसी को पता होना चाहिए कि यह घर एक अस्थायी पुनर्वास घर है जो उसने ढूंढा है। इसे जल्द ही गिरा दिया जाएगा। इसमें बहुत समय से कोई नहीं रहा है। आमतौर पर अर्णव इसे वैसे भी नहीं ढूंढ पाता। अर्णव आगे बढ़ा, उसे लात मारकर दूर किया और अदिति की रस्सी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्णव, तुम आखिरकार आ ही गए। अदिति अचानक अर्णव की बाहों में गिर पड़ी, सिसकियों से घुटकर रोने लगी। लेकिन उस पल उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहे। इस आदमी ने आखिरकार उसे बचा लिया और दुनिया ने उसे पूरी तरह निराश नहीं किया। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। अर्णव ने हाथ बढ़ाकर अदिति की पीठ थपथपाई, फिर उसकी गर्दन जगह पर उंगली उठाई जिससे वो बेहोश हो गई। अर्णव ने अदिति को अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाया, फिर मुड़कर उन दोनों को ठंडी आंखों से देखा। मानस ने मानो अपने अंदर की जानलेवा आभा को महसूस करते हुए घबराकर कहा, अर्णव तुम क्या करोगे? तुमने तो अपनी ही बहन का अपहरण कर लिया। तुम्हारे जैसे लोग तो सुअरों और कुत्तों से भी बदतर होते हैं। अर्णव ने मुंह फुलाकर कहा। इस प्रहार का बल बहुत तेज और क्रूर था और मानस, जिसका वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा था, को जोर से हवा में उछाला गया और पीछे की दीवार से टकराया गया। साले, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत! मानस जमीन से उठने की कोशिश ही कर रहा था कि अर्णव ने उसका कॉलर पकड़ लिया और अपने बड़े मुंह से उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारे। मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों से बेदखल करवा दूंगा। मैंने तुम्हें अमानवीय बना दिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ मत करो और दिन भर अपनी बहन को बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोचो। हर बार जब वो गाली देता तो मानस मुंह फुलाकर दूर फेंक दिया जाता और जल्द ही मानस स्तब्ध रह गया, स्वर के सिर जैसा मूर्ख। अर्णव, मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रागिनी मानस की मदद के लिए दौड़ी, लेकिन अर्णव ने उसे लात मारकर भगा दिया। जब पिटाई लगभग पूरी हो गई तो उसने मानस को जमीन पर पटक दिया और जानलेवा अंदाज में कहा, तेरी बहन की खातिर मैंने तुझे कई मौके दिए हैं, लेकिन तुझे जीना नहीं आता और तूने इतना घिनौना काम किया है। तुझे आज इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मानस अब पूरी तरह से डर गया था और जल्दी से चिल्लाया, भाई अर्णव, मिस्टर अर्णव, नहीं, जीजाजी, इस बार मुझे जाने दो। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम जैसे लोग गंदगी खाने का अपना तरीका कभी नहीं बदलेंगे। ये कहने के बाद अर्णव ने अपना दाहिना पैर उठाया और मानस की पिंडली पर जोर से पैर रख दिया। क्लिक! हड्डी टूटने की दिल दहला देने वाली आवाज के साथ मानस की पिंडली जबरदस्ती 2 टुकड़ों में बंट गई और फिर वो दर्द से चीख पड़ा। अर्णव ने अभी अभी मां बेटे को सबक सिखाने का फैसला किया था। उसने अदिति को बेहोश इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वह अपने सामने का मंजर देखे और उसके दिल पर कोई साया छोड़ जाए। बचाओ, जल्दी बचाओ, ये हत्या है! रागिनी जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने जो जगह चुनी थी वो बहुत दूर थी, इसलिए अगर वो जोर जोर से चिल्लाती भी तो कोई ध्यान नहीं देता। मानस दिल दहला देने वाली चीखी, अर्णव, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। क्लिक! हड्डी टूटने की एक और आवाज आई और अर्णव ने अपने दूसरे पैर पर पैर रखकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तुम्हारी तरह तुम इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो, लेकिन अदिति की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अर्णव नाम के छोटे जानवर
अगर तुमने मेरे बेटे को मार डाला तो मैं तुमसे लड़ूंगा। रागिनी फिर पागलों की तरह दौड़ी। अर्णव ने उसके बाल पकड़े, उसे उठाया और फिर जोर से थप्पड़ मारा। आमतौर पर मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन तुमने अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाई है। तुम मां बनने के लायक नहीं हो, औरत बनने के तो बिल्कुल भी नहीं। उसने लगातार 1 दर्जन बड़े तमाचा मारे और फिर उन्हें लात मारकर दूर फेंक दिया। रागिनी जमीन से उठी और अपने दांतों में मिला खून थूक दिया। हालांकि अर्णव ने उसके अंगों को नष्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बड़े मुंह ने अभी अभी उसके मुंह के सारे दांत तोड़ दिए थे। रागिनी बेतुके ढंग से चिल्लाई, साले, तुम कानून तोड़ रहे हो। मुझे पुलिस बुलानी चाहिए और तुम्हें जेल भेजकर एक दयनीय मौत मरवानी चाहिए। पुलिस को बुलाओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही रिपोर्ट कर दी है। अर्णव ने कहा, तुम और तुम्हारा बेटा अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने के लिए इंतजार कर सकते हो। अपहरण, लाखों की फिरौती और अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करने की कोशिश। मुझे तुम्हें इसके परिणाम बताने की जरूरत नहीं है। मानस चिल्लाया, असंभव। तुमने जो कहा उसका कोई सबूत नहीं है। कोई भी तुम्हारी गवाही नहीं देगा। रागिनी चिल्लाई, ये सही है। वो वैसे भी मेरी बेटी है और वो तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेगी। और अगर तुमने हमें घायल करके यहां छोड़ दिया है तो जेल में तुम हो, हम नहीं। मैं आदिति को कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। यह कहते हुए अर्णव ने अपना मोबाइल फोन निकाला, एक वीडियो खोला और कहा, इस बारे में किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी जो तुमने किया उसे साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हें जेल भेजने के लिए यही काफी है। पोष लूटने के बाद उसने चुपके से अदिति के शरीर पर चेतना का एक निशान छोड़ दिया ताकि कोई खतरा न हो। अदिति का अपहरण होने की जानकारी मिलने पर उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना का अनुसरण करते हुए इस जगह को ढूंढ निकाला और खिड़की के बाहर मां बेटे की हर बात और हर हरकत को साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया। मानस की आंखों में निराशा की एक चमक दौड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। रागिनी पागलों की तरह चिल्लाई, आह अर्णव, कमीने, जल्दी से वीडियो डिलीट कर। बोलते हुए वो अर्णव का मोबाइल फोन लेने दौड़ी, लेकिन वो उसे नहीं ले पाई और उसे फिर से बाहर निकाल दिया गया। इसी समय दरवाजे के बाहर सायरन बजा और फिर सुरक्षा पुलिस की एक टीम अंदर दौड़ी। दरवाजे में घुसने से पहले ही अर्णव ने नागेश साहा को फोन कर दिया था और सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो चुका था। मानस और रागिनी को सुरक्षा पुलिस ले गई। उसने अदिति को गले लगाया और यहां से चला गया। कार में वापस आया और अदिति के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खोल दिए। आंखें खोलते ही अदिति फिर से उसकी बाहों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। आज की घटनाओं ने उसे सचमुच बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया था। अर्णव कुछ नहीं बोला। उसने बस उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई, अपनी छाती आंसुओं से भीगने दी। काफी देर बाद अदिति ने अपना गुस्सा निकाला और फिर धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया। अर्णव ने उसके कंधे पकड़े और कहा, ठीक है, अब सब खत्म हो गया, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अदिति ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो, और उसने पूछा, तुमने उनके साथ क्या किया? अर्णव ने कहा, चिंता मत करो, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने उन्हें वही जाने दिया जहां उन्हें जाना चाहिए था। अदिति ने सिर हिलाया। उसके दिल के मर जाने से बड़ा कोई दो नहीं है। रागिनी और मानस ने इस बार उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। अर्णव ने कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा और अच्छी तरह आराम करूंगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा, मैं पीने जा रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। अर्णव एक पल के लिए झिझका और अदिति की मनोदशा समझ गया। उसने पहले सानवी को संदेश भेजा कि वो सुरक्षित है और फिर रेंज रोवर स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। रास्ते में अदिति चुपचाप उसके पास बैठी रही, कठपुतली की तरह सुस्त लग रही थी। अर्णव ने आह भरी, जिसकी मां और भाई साथ में ऐसे हो, उसका रास्तों का अंत शायद ऐसा ही होगा। ये वाकई दिल तोड़ने वाला था। हालांकि उसके पास बेहतरीन चिकित्सा कौशल था, फिर भी वो इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता था। शायद नशे में धुत होना उसके लिए अच्छा होगा। जल्द ही वे एन्चेंटिंग रोज नाम के एक बड़े बार में पहुंच गए। रात के करीब 10 बज रहे थे और उस समय बार का कारोबार अपने चरम पर था। दोनों लोग दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। बार के बीचों बीच डांस फ्लोर पर कम कपड़ों में एक लड़की स्टील का पाइप पकड़े हुए बेतहाशा अपने शरीर को घुमा रही थी। बार के हर कोने में अनगिनत पुरुष और महिलाएं शराब के नशे में पागलों की तरह दहाड़ रहे थे और अपने दिल में दबी भावनाओं को बाहर निकाल रहे थे। 2 लोगों को बार में आते देख अंदर मौजूद वेटर ने पूछा, तुम दोनों क्या पीना चाहोगे? अदिति ने कहा, मुझे सबसे तेज वाइन चाहिए। जरा रुको, तुम जल्दी ही तैयार हो जाओगी। हालांकि वेटर अदिति की खूबसूरती देखकर हैरान था, लेकिन उसे ऐसे लोग भी मिले जो रोज बार में शराब पीने आते थे और ये उसके लिए सामान्य बात थी। जल्द ही वो अर्णव और अदिति के लिए मिक्स्ड विस्की के 2 गिलास ले आया। बिना कुछ कहे अदिति ने विस्की का एक गिलास उठाया और उसे पूरा पी गई। तेज शराब उसके गले में उतर गई, जिससे उसका दम घुटने लगा
और उसे जोर जोर से खांसी आने लगी, लेकिन उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था और उसने अर्णव के सामने शराब का गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि तेज शराब उसके आहत दिल को थोड़ा आराम दे सकती है। अर्णव ने कहा, आप इस शराब को ऐसे नहीं पी सकते। अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज मुझे अकेला छोड़ दो। जब वो बोला तो उसके स्वर में कोई भाव नहीं था, मानो दुनिया की हर चीज पर से उसका भरोसा उठ गया हो। अर्णव उसकी मनोदशा समझ गया और बस आह भरकर उसका हाथ छोड़ दिया। अदिति ने एक ही घूंट में शराब का गिलास पी लिया, फिर बार को थपथपाया और वेटर से चिल्लाई, मुझे एक और गिलास दो। सुरक्षा गार्ड ने कहा, सर, आपकी कार को अभी अभी टक्कर लगी है, कृपया जाकर देख लीजिए। ये अर्णव हिचकिचाया। वो देखना तो चाहता था, लेकिन उसे अदिति के यहां अकेले रहने की चिंता थी। अदिति ने कहा, आगे बढ़ो, मैं अकेली ठीक रहूंगी। ठीक है, बस यही बैठो और हिलना मत, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ये कहने के बाद अर्णव सुरक्षा गार्ड के पीछे पीछे बार से बाहर चला गया। जैसे ही वे बाहर निकले, बॉडीगार्ड का मुखिया शराब का गिलास पकड़े अदिति के पास आया और बोला, सुंदर महिला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या हम कहीं मिले हैं? अदिति ने मुड़कर नशे में धुत आंखों से कहा, यहां से जल्दी निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। हालांकि वो पहले से ही थोड़ी नशे में थी। उसे पता था कि ये आदमी उससे बात करने आया है। मुख्य अंगरक्षक थोड़ा मुस्कुराया, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ले सकता हूं? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा था। अदिति का मूड खराब था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बात करते समय उसका रवैया ठीक नहीं था। अच्छा, अपनी शराब का आनंद लो। मुख्य अंगरक्षक मुड़ा और चला गया, और जब वे बात कर रहे थे, उसके बगल में खड़े एक अन्य व्यक्ति ने एक छोटी बोतल से अदिति के वाइन ग्लास में कुछ डाल दिया। बार का वेटर ये सब साफ देख सकता था, लेकिन बार में इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो दूसरे पक्ष को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। अदिति मुड़ी, शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गई। शराब का ये गिलास पीने के बाद मुझे अचानक चक्कर आने लगा। मेरे हाथ पैर कमजोर हो गए और मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया। मुझे अपने सारे कपड़े फाड़ डालने का मन हुआ। इसी समय काले सूट पहने दो अंगरक्षक आए, उसके बाएं और दाएं हाथ पकड़े और उसे बार से बाहर ले गए। अदिति ने विरोध करना चाहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी जाने दो, वो जोर जोर से चीखी, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ पैर कमजोर थे और वो ज्यादा आवाज नहीं कर पा रही थी। बार के शोर में उसकी आवाज दब गई और किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। अर्णव सुरक्षा गार्ड के पीछे पीछे पार्किंग तक गया और पाया कि उसकी कार का पिछला हिस्सा एक गहरे गड्ढे में धंस गया था। उसने इधर उधर देखा और दुर्घटना में शामिल कोई गाड़ी नहीं देखी और पूछा, लोग कहाँ हैं? सुरक्षा गार्ड ने कहा, वो एक काली कार थी जो भाग गई। कार टक्कर मारने के बाद भाग गई और कोई निशान नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें बताने दौड़ा। तुम बीमा के लिए आवेदन क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारी गवाही दे सकता हूं और पार्किंग स्थल का निगरानी वीडियो भी हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अर्णव की कार चित्तौड़ से वापस लाई गई थी, क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। उसका अभी तक कोई ब्रांड नहीं है और न ही उसका कोई बीमा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस पैसे से कार की मरम्मत करवा ली। उसके पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं थे। छोड़ो, भाग जाओ, मैं खुद गाड़ी ठीक कर लूंगा। ये कहकर वो बार में चला गया। उसकी तुलना में उसे अदिति की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। उसे इतनी जल्दी वापस जाते देख सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और कहा, सर, आप एक मिनट रुककर हमारे मैनेजर के आने पर उन्हें बता दीजिए, वरना मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अर्णव ने कहा, ठीक है, उसे आकर मुझे ढूंढने दीजिए, मेरे पास यहां इंतजार करने का समय नहीं है। सर, एक मिनट रुकिए, हमारे मैनेजर जल्द ही आएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुरक्षा गार्ड उसके सामने खड़ा हो गया, अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसे देते हुए बोला, पहले एक सिगरेट पी लो। अर्णव को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सुरक्षा गार्ड जाहिर तौर पर समय में कमी कर रहा था। मेरे रास्ते से हट जाओ। सुरक्षा गार्ड को बाहर धकेलते हुए वो जल्दी से बार की ओर लौटा तो पाया कि बार खाली था, सिर्फ उस वाइन ग्लास के अलावा जिसका इस्तेमाल अदिति ने अभी अभी किया था। उसने बार में वेटर से पूछा, वो व्यक्ति अभी कहाँ है? वेटर ने कहा, पता नहीं, शायद मैं बाथरूम गया था। ये समझते हुए कि सचमुच कुछ हुआ है, अर्णव ने वेटर की बात अनसुनी कर दी और अदिति को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जल्दी से उसका स्थान ढूंढ लिया। इस समय वो बार छोड़कर बहुत तेज गति से जा चुकी थी। अर्णव फिर से बार से बाहर भागा, पार्किंग की ओर तेजी से बढ़ा और संयोग से उठ रहे सुरक्षा गार्ड से टकरा गया। उसने अपना पैर उठाया और लात मारी और सुरक्षा गार्ड तुरंत तोप के गोले की तरह उछलकर बाहर आया और पास ही एक BMW से जोरदार टक्कर मार दी।
अर्णव की किक से उस सुरक्षा गार्ड की दोनों जांघ की हड्डी टूट गई थी। शायद वो कभी भी फिर से सुरक्षा गार्ड नहीं बन पाएगा। अर्णव को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने रेंज रोवर स्टार्ट की और उस दिशा में दौड़ा जहां अदिति ने छोड़ा था। आधी रात हो चुकी थी और सड़क पर ज्यादा गाड़ियां और पैदल यात्री नहीं थे। उसने रेंज रोवर की गति बढ़ा दी। इंजन की तेज गर्जना के बीच डोरी से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ गया। अर्णव ने अपनी गति बढ़ा दी और कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। ये 3 गाड़ियां हैं। पहली एक ऑफरोड गाड़ी है, बीच वाली एक मर्सिडीज बेंज आरवी है और पीछे वाली एक काली कार है। इन तीनों गाड़ियों को पकड़ने के बाद उसने अपनी चेतना से उन्हें देखा। ऑफरोड गाड़ियां और काली कारें बॉडीगार्ड से भरी हुई थी और आरवी के अंदर अदिति एक सोफे पर बैठी थी। उसके गाल लाल हो गए थे। इस समय उसकी आंखें धुंधली थी और वो अपने शरीर से कपड़े फाड़ रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते उसने तुरंत पहचान लिया कि ये किसी के नशे में होने का संकेत था। अदिति के सामने 30 साल का एक आदमी था जो चेहरे पर एक कामुक मुस्कान लिए चला रहा था। छोटी बच्ची, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम्हें कुछ खास गर्मी लग रही है? मैं इसे उतारने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर अदिति की छाती पकड़ने के लिए बढ़ा। स्थिति को गंभीर देखकर अर्णव ने स्टीयरिंग व्हील तेजी से घुमाया और खुद को सीधे आरवी और ऑफरोड वाहन के बीच में डाल लिया। आरवी का ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए पीछे के दृश्य के बारे में सोच रहा था। अचानक एक कार अचानक आ गई और वो अचंभित होकर ब्रेक लगा दिया। फिर भी दोनों कारें जोर से आपस में टकरा गई, लेकिन ये ज्यादा गंभीर नहीं था। आरवी के अंदर वो युवक किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं था। वो अचानक तेज गति से उछला और आरवी के वाइन कैबिनेट से जोर से टकराया। इससे अनगिनत शराब की बोतलें टूट गई और शराब और टूटे हुए कांच के टुकड़े तुरंत उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। वो आदमी जमीन से उठा, वॉकी टॉकी पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया, साले, गाड़ी कैसे चला रहा है? मुझे तुझे काटना है। इस समय पीछे वाली काली कार तैयार नहीं थी और उसने आरवी को जोरदार टक्कर मारी। जोरदार टक्कर से वो आदमी फिर से जमीन पर गिर पड़ा और टूटे हुए शीशे ने उसे इतना जोर से चुभाया कि वो चीखकर जमीन से उछल पड़ा। उसी समय ऑफरोड गाड़ी और काली कार में बैठे अंगरक्षकों को एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। वे गाड़ी से कूदकर अर्णव की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही बॉडीगार्ड लीडर ने अर्णव को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो गुस्से से चिल्लाया, बेटे, क्या तुम जानते हो कि कार में कौन बैठा है? यहां आकर परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? अर्णव ऐसे इंसान से बकवास करने की जहमत नहीं उठाता था, इसलिए उसने उसे लात मारकर भगा दिया। मुख्य बॉडीगार्ड कुछ कठोर शब्द कहना चाहता था, लेकिन वो अचानक ट्रेन की चपेट में आने जैसा उछला और मर्सिडीज में बोनेट से जोर से टकराया। अर्णव ने दूसरों की बात अनसुनी कर दी और आरवी की ओर बढ़ गया। बॉडीगार्ड लीडर जमीन से उठा और गुस्से से गरजा, क्या देख रहे हो? जल्दी करो और उसे मार डालो। आदेश सुनकर आसपास खड़े कई बॉडीगार्ड गरजे और एक साथ अर्णव की ओर दौड़े। अफसोस की बात है कि हालांकि उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण मिला है, फिर भी वे साधारण लोग ही हैं। योद्धा भी नहीं, तो फिर वे आध्यात्मिक स्तर के योद्धाओं के विरोधी कैसे हो सकते हैं? अर्णव ने बस 2-3 कदम चलते ही इन सभी लोगों को जमीन पर गिरा दिया। अंगरक्षक दल का नेता हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कुशल होगा। वो चिल्लाया, लड़के, क्या तुम जानते हो कि कार में कौन है? ये चक्रवर्ती परिवार का बड़ा बेटा है। तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा और वो आदमी सीधे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। अर्णव आरवी के दरवाजे पर आया और उसे धक्का दिया। कार अंदर से बंद थी। कार में युवक को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है और वो चिल्लाया, बेटे, तुमने हमारे चक्रवर्ती परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं उदय चक्रवर्ती हूं, चक्रवर्ती परिवार का सबसे बड़ा बेटा। यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने सोचा कि उसकी आरवी इतनी मजबूत है कि जब तक वो दरवाजा नहीं खोलता तब तक दूसरा पक्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे बस किसी को बुलाना था। लेकिन इसी समय अर्णव ने जोर से मुक्का मारा और आरवी का दरवाजा, जो मूल रूप से बढ़िया स्टील का बना था, कागज जैसा हो गया। वो जोर से उछलकर बाहर आ गया और दरवाजे के पीछे उदय चक्रवर्ती आरवी के दूसरी तरफ उससे टकरा गया। ये कैसे संभव है? आसपास खड़े कई अंगरक्षक जमीन से उठने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने ये भयावह दृश्य देखा तो वे फिर से जमीन पर लेट गए। ऐसे हुनर वाले लोग ऊपर जाकर मौत को ही गले लगा सकते हैं। अर्णव कार में बैठ गया और उदय चक्रवर्ती को सबक सिखाने ही वाला था कि उसके बगल में बैठी अदिति अचानक उस पर टूट पड़ी। इस समय उसके शरीर में दवा का असर चरम पर था और वो चूमते हुए अपने कपड़े फाड़ रही थी। स्थिति गंभीर थी। अर्णव ने उदय चक्रवर्ती की बात अनसुनी कर दी
और अदिति को उठाकर अपनी रेंज रोवर में वापस आ गया। उसने उसे सीट बेल्ट से बांधा और फिर एक्सीलेटर दबाकर रॉयल विला क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वे चले गए, उदय चक्रवर्ती जमीन से उठा और अपने बगल में खड़े अंगरक्षकों पर गुस्से से चिल्लाया, साले, क्या तुम सब बेकार हो? मैं तुम्हारा क्या करूं? कई अंगरक्षकों ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। अगर उनका सामना ऐसे निर्दयी व्यक्ति से होता तो वे क्या कर सकते थे? चक्रवर्ती परिवार के एक बेटे और एक जाने माने प्लेबॉय के रूप में उदय चक्रवर्ती ने वर्षों से दूसरों के बेटियों को परेशान किया है। ऐसे अनगिनत लोग हैं और आज पहली बार उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वो फिर चिल्लाया, जल्दी करो और पता लगाओ कि वो लड़का कौन है। मुझे उसे खत्म करना होगा और उस औरत को बिस्तर पर ले जाना होगा। अर्णव घर लौटा और अदिति को कार से बाहर निकाला। इस समय वो बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। उसने दोनों हाथों से अर्णव की गर्दन कसकर पकड़ ली। इसे मुझे दे दो, जल्दी से मुझे दे दो। सानवी अभी बिस्तर पर जाने ही वाला था कि उसने शोर सुना और बाहर आ गया। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वो चौंक गया और जल्दी से पूछा, अर्णव, क्या हो रहा है? उसे जहर दिया गया है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जल्दी से एक वॉश बेसिन ले आओ। ये कहते हुए अर्णव ने अदिति को सोफे पर लिटा दिया और उसके शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। उसने राहत की सांस ली। इतनी खूबसूरत महिला द्वारा छेड़ा जाना किसी भी सामान्य पुरुष के लिए एक प्रकार की यातना थी। इस समय सानवी पानी से भरा एक वॉश बेसिन ले आई। अर्णव ने चांदी की सुई निकाली और एक्यूपंक्चर से अदिति को विषमुक्त करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद अदिति ने अपना मुंह खोला और कई घूंट गुलाबी तरल थूक दिया। अचानक कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। सानवी ने जल्दी से बेसिन हटा लिया और अंदर का तरल पदार्थ फेंक दिया। ठीक है, जहर ठीक हो गया है। बोलने के बाद अर्णव ने अदिति के एक्यू पॉइंट के स्थान पर फिर से थपथपाया, उसे सानवी के कमरे में ले गया, उसे रजाई से ढक दिया और वापस बैठक में आ गया। सानवी उसके पीछे पीछे बाहर आई और असमंजस में पूछा, क्या हुआ? अदिति को जहर कैसे हो सकता है? उसने पीने की जिद की, इसलिए मैं उसे बार में ले गया। अर्णव ने सारी बात बताई और आखिरकार कहा, शुक्र है मैं समय से पहले पीछे किया, वरना आज मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। सानवी ने कहा, अदिति को कौन सी दवा दी गई थी? अर्णव ने कहा, यह एक बहुत ही शक्तिशाली सी ड्रग है। अगर इसे समय पर डिटॉक्सिफाई नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अपने सबसे अच्छे दोस्त को सुरक्षित देखकर सानवी भी निश्चिंत हो गया। उसे शरारत से देखा और कहा, अगर मैं आज तुम्हारे घर पर नहीं होता तो क्या उसे डिटॉक्सिफाई करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ता? अर्णव ने अजीब तरह से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूं? सानवी ने उसे गंभीरता से देखा और फिर गंभीरता से बोली, जैसे। अर्णव ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक सच्चा और अच्छा डॉक्टर हूं। ठीक है, मैं बस एक बार तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी। सानवी ने कहा, मुझे ध्यान से बताओ कि तुमने अदिति को कैसे बचाया। अर्णव ने अदिति को बचाने की कहानी विस्तार से सुनाई। ये सुनकर वो गुस्से से बोली, मुझे सच में यकीन हो गया है, कोई लड़कियों के बजाय लड़कों को इतना ज्यादा कैसे तरजीह दे सकता है? अदिति की तुलना में मैं ज्यादा खुश हूं। हालांकि मेरे दादा दादी हमीर शर्मा के पक्षधर थे, लेकिन वे मुझे पैसों के बदले बाहर नहीं ले जाते थे। अर्णव ने कहा, बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता हर जगह मिलती है, चाहे वो बड़े परिवार की युवती हो या साधारण परिवार की बेटी। वास्तव में ज्यादा फर्क नहीं होता। हालांकि बड़े परिवारों की युवतियां अपार वैभव से भरी दिखती हैं, लेकिन अंततः वे अपनी शादियों पर नियंत्रण नहीं रख पाती और उनमें से कई पारिवारिक शादियों का हथियार बन जाती है। ये भी आम परिवारों की लड़कियों जैसा ही है। अंततः वे सब अपने परिवार के लिए फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रही होती है। सानवी ने उदास होकर कहा, छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। ये सच है कि अदिति एक आत्मसम्मान वाली लड़की है। मैं उसे इतने लंबे समय से जानती हूं और वह मुझे बताए बिना इतनी मुश्किलों से जी रही है। अर्णव ने कहा, वो एक मजबूत आत्मसम्मान वाली महिला है और जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो वो दूसरों को अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। सानवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर तुम्हें यह कैसे दिख गया? अर्णव ने कहा, तुम अब भी मुझसे यही पूछ रहे हो? क्या तुमने मुझे उधार नहीं दिया था? सानवी ने मुंह बनाया और मजाक में कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं इसे उधार दूंगी तो वापस नहीं आऊंगी। क्या तुम्हें आदिति पसंद है? अर्णव ने कहा, नहीं। सच में? आदिति इतनी खूबसूरत है, पर तुम्हें जरा भी मोह नहीं है? अर्णव फिर से मना करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि जिस पल उसे पता चला कि आदिति गायब है, उसे लगा जैसे उसके दिल में कोई जरूरी चीज खो गई हो, जिससे वो बेचैनी से पागल हो गया। होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं, नहीं। बोलते हुए उसे अचानक अनिश्चितता और बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? पहली नजर में तो तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं है। सानवी ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर चुटकी ली। अगर तुम्हें पसंद है तो पसंद है,
कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? सानवी ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे थोड़ी जलन हो रही है, लेकिन तुम तो बहुत बेफिक्र हो। बाहरी लोगों का फायदा उठाने से बेहतर है कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त का फायदा उठाऊं। अर्णव मुस्कुराया और बोला, तो क्या तुम्हारे कोई सबसे अच्छे दोस्त हैं? प्लीज मुझे कुछ और दोस्तों से मिलवा दो, तुम बहुत चालक हो। सानवी ये कहते हुए अचानक उदास हो गई। मेरी असल में सिर्फ 2 ही सबसे अच्छी दोस्त थी, एक अदिति और दूसरी सुप्रिया। लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बाद सुप्रिया ने हम पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने सुना है कि वो कुछ दिन पहले कनु के पीछे पीछे अफ्रीका चली गई थी ताकि उसकी राजकुमारी बन सके। अर्णव ने सिर हिलाया और कहा, एक राजकुमार के लिए ऐसा करना इतना आसान कैसे हो सकता है? वो साफ तौर पर झूठी है। मुश्किल समय जरूर आएगा। सानवी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो सचमुच राजकुमारी बन पाएगी और मुझे उम्मीद है कि वो खुश रह पाएगी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और थोड़ी देर सो लेते हैं। अर्णव ने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, क्या हम वापस जाकर आगे बढ़े? सानवी ने कहा, अवसर जब बीत जाता है तो चला जाता है। तुम्हें किसने कहा था कि अभी हीरो बनो और उस सुंदरी को बचाओ? क्या तुम समझदार हो सकती हो? तुमने मुझे जाने को कहा था। सानवी उठ खड़ी हुई और बोली, तुम खाली कमरे में अकेले रह सकती हो। मैं खूबसूरत अदिति को अपनी बाहों में लेकर सोने जा रही हूं। यह कहकर वो अदिति के कमरे में दाखिल हुई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह वे तीनों खाने की मेज पर साथ बैठे। अदिति ने फुसफुसाते हुए कहा, अर्णव, कल के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, बीती बात को भूल जाओ। अब उसके बारे में इतना मत सोचो। अदिति हल्की सी मुस्कुराई। चिंता मत करो, अतीत का अदिति मर चुका है। आज से वो बिल्कुल नया रूप ले लेगा। अर्णव ने सिर हिलाया। वाह, बहरहाल ये अच्छी बात है कि अदिति कल के साए से बाहर आ सकी। सानवी ने कहा, इन दिनों मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं अदिति के साथ आपके लिए काम करने डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल के पास जाऊंगी। अर्णव मुस्कुराया और बोला, काम करना ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। सानवी ने उसे घूरा, कंजूस आदमी। इसके बाद दोनों महिलाएं साथ में डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल के पास गई और वो हमेशा की तरह इलाज के लिए प्राचीन चिकित्सा उद्यान आ गया। एक व्यस्त दिन के बाद सब कुछ शांत हो गया और बिना किसी और व्यवधान के सुचारू रूप से बीत गया। शाम को जब वो काम से छुट्टी लेकर आया तो अर्णव ने अभी अभी कपड़े बदले ही थे कि उसका मोबाइल बज उठा। जिया का फोन था। जब कॉल कनेक्ट हुई तो दूसरे पक्ष ने कहा, अर्णव, आज रात एक नीलामी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? वो पिछले कुछ समय से काम में व्यस्त थी और अर्णव के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई। आखिरकार आज उसके पास समय है। वो नीलामी में जाना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि अर्णव उसके साथ जाए। अर्णव ने पूछा, ये कैसी नीलामी है? क्या कोई अच्छी चीजें हैं? जिया ने कहा, ये उत्तरी ट्रेजर स्टोर द्वारा आयोजित एक नीलामी है। मुझे नहीं पता कि तुम किन अच्छी चीजों की बात कर रही हो। संक्षेप में, उत्तरी ट्रेजर स्टोर राजगढ़ शहर का सबसे बड़ा स्टोर है और वहां अक्सर ऊंची नीलामी होती रहती है। अर्णव ने कुछ देर सोचा और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। आखिरी डायमंड रिफाइनिंग बोतल एक नीलामी में खरीदी गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी लेने जाता। वो जिया को लेने गाड़ी से गया और फिर दोनों ने साथ में खाना खाया और रात के 9 बजे उत्तरी ट्रेजर स्टोर पहुंच गए। ये स्टोर राजगढ़ शहर के उत्तरी उपनगर में स्थित है। ये एक क्लब में बना है। पूरी इमारत सादी और भव्य दिखती है। अर्णव ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी लग रही है। पैराडाइज क्लब के नीलामी घर से इसकी तुलना कैसी है? वो पहले एक साधारण छात्र था और इन उच्च वर्गों की स्थितियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। कोई तुलना ही नहीं है। जिया ने कहा, पैराडाइज क्लब देशपांडे परिवार की संपत्ति है, जबकि उत्तरी ट्रेजर स्टोर उत्तरी भारत के बजाज परिवार का है। बजाज परिवार भी उत्तरी भारत का एक बड़ा परिवार है और रुतबे के मामले में अग्रवाल परिवार से कमतर नहीं है। इसलिए पृष्ठभूमि के मामले में पैराडाइज क्लब बस कुछ ही ब्लॉक पीछे है। इसके अलावा पैराडाइज क्लब में नीलामी केवल एक संयोग है, जबकि उत्तरी ट्रेजर स्टोर नीलामी में विशेषज्ञता रखता है। यहां नीलामी बहुत औपचारिक होती है। सब कुछ नियमों के अनुसार होता है। कोई भी नियम नहीं तोड़ सकता और पृष्ठभूमि बजाज परिवार की है। यहां कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। दोनों लोग आयोजन स्थल में दाखिल हुए। जिया यहां का सदस्य था। पंजीकरण के बाद उसे नीलामी नंबर प्लेट और नीलामी की वस्तुओं का एक पोस्टर मिला। नंबर प्लेट वाली सीट पर बैठने के बाद अर्णव ने पोस्टर लिया और उसे देखा, लेकिन वो निराश हो गया। पोस्टर पर सूचीबद्ध अधिकांश नीलामी वस्तुएं प्राचीन वस्तुएं, सुलेख और पेंटिंग थी और कभी कभी कुछ अजीबोगरीब चीजें भी होती थी। हालांकि ये सभी चीजें बहुत कीमती थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि उनमें से कोई भी उसकी पसंद की नहीं थी। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे राहत मिलती है। अगर आपको जिंदगी में एक बार दानव शोधन बोतल जैसी कोई शानदार कलाकृति मिल जाए तो ये सिर्फ किस्मत की बात है। हर बार नीलामी में ऐसा मिलना नामुमकिन है। जिया ने कहा,
कैसा है? क्या आपको कुछ पसंद आया? अर्णव ने सिर हिलाया। नहीं। जिया ने कहा, नीलामी किस्मत की बात होती है, लेकिन ज्यादा निराश मत होइए। कभी कभी नीलामी में हिस्सा लेने वाले मेहमान भी कुछ चीजें नीलामी में लाते हैं। हो सकता है कि उसमें आपकी पसंद की कोई चीज हो। अर्णव ने कहा, क्या मेहमान भी यहां नीलामी के लिए चीजें ला सकते हैं? जिया ने कहा, हाँ, लेकिन यहां नीलामीकर्ता द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाना जरूरी है और केवल एक निश्चित स्तर तक पहुंचने वाली वस्तुएं ही इसमें भाग लेने के योग्य है। ओह! अर्णव ने सिर हिलाया और उसी समय उसने एक और व्यक्ति को आते देखा। वो विक्रांत देशपांडे थे, पैराडाइज क्लब के मालिक। उसी समय जब उसने देखा, विक्रांत देशपांडे ने भी उसकी उपस्थिति देखी और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों लोग यहां मिलेंगे। थोड़ा स्तब्ध होकर वो मुड़ा और सीधे उत्तरी ट्रेजर स्टोर से चला गया। जिया उन दोनों के बीच की दुश्मनी समझ गई और बोली, वो क्यों चला गया? क्या वो तुमसे डर गया था? पता नहीं। अर्णव ने अपना सिर हिलाया और समझ नहीं पाया कि विक्रांत देशपांडे तुरंत क्यों चला गया, लेकिन शायद वो उससे डरकर नहीं गया था। आखिरकार उन दोनों के बीच हाल ही में कोई सीधा झगड़ा नहीं हुआ है और मैं उसके पास परेशानी खड़ी करने नहीं जाऊंगी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्सेना अनसेंट फार्मास्यूटिकल की बात आते ही उसे ग्लानि होती है, या कोई और साजिश है? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बस इसके बारे में मत सोचो। हाँ, अगर उसने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो मुझे उसे कुछ रंग देने में कोई आपत्ति नहीं है। विक्रांत देशपांडे के जाने के कुछ ही देर बाद 7-8 लोग फिर से अंदर आए। नेता उदय चक्रवर्ती था, जिसने उस दिन अदिति को नशीला पदार्थ पिलाया था। विक्रांत की तुलना में उदय चक्रवर्ती ज्यादा प्रभावशाली था। वो सबसे आगे खड़ा था। उसके ठीक पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी और काले सूट पहने 6 अंगरक्षक थे। काला सूट पहने अधेड़ उम्र का वो आदमी बाकियों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। वो साफ तौर पर एक अंतिम चरण का नश्वर स्तर का योद्धा था। लगता है कल पिटने के बाद इस आदमी ने अपनी सुरक्षा मजबूत कर ली है। दुकान की बत्तियां तेज थी। उदय चक्रवर्ती कुछ कदम चला और अचानक उसने अर्णव को अपने बगल में बैठे देखा। जब वे मिले तो दुश्मन बहुत ईर्ष्यालु था। ये आदमी उछल पड़ा, अर्णव की ओर इशारा किया और गाली दी, साले, तू यहां है। कल पिटने के बाद उसने तुरंत अपने आदमियों को अर्णव के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए भेजा। बदकिस्मती से रेंज रोवर का नंबर प्लेट विजिबल नहीं हो रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद भी वो ये पता नहीं लगा सका कि उसे पीटने वाला कौन था। अचानक वो यहां उससे मिला। वो अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर प्रधान, कल इसी लड़के ने मुझे पीटा था। इसे जल्दी से पकड़ो। मैं इसे वापस ले जाकर इसकी खाल उधेड़ दूंगा और इसकी नसें खींच लूंगा। अंदर आते ही इस आदमी को अर्णव को उकसाते देखकर जिया ने ठंडे स्वर में कहा, उदय चक्रवर्ती, तुम क्या करोगे? राजगढ़ शहर में उच्च वर्ग का दायरा बड़ा नहीं है। कुलीन परिवारों के बच्चे होने के नाते वे सभी एक दूसरे से परिचित हैं। उदय चक्रवर्ती ने फिर जिया को देखा और कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस लड़के ने कल मुझे मारा था। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। कोई बात नहीं, वरना मैं आगे राजगढ़ शहर में कैसे घूम पाऊंगा। जिया हमेशा से ही गुस्सैल स्वभाव की थी और उसने घूर कर कहा, मैं देखता हूं तुम उसे छूने की हिम्मत कैसे करते हो। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अर्णव मुस्कुराते हुए देखता रहा। कल बहुत जरूरी काम था और उसने इस लड़के से बात करने की जहमत नहीं उठाई। अगर वो अब भी कृतघ्न है तो उसे कल का हिसाब चुकता करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जाहिर है उदय चक्रवर्ती को यह बात पता नहीं थी, इसलिए उसने कहा, जिया, क्या तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो? यह लड़का कल किसी और लड़की के साथ था, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों है? मैं तुम्हें बता दूं, दूसरे लोग तुम्हारे ही परिवार से डरते हैं, लेकिन मैं उदय चक्रवर्ती नहीं डरता। मैं आज इस लड़के को सबक सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अधेड़ उम्र के आदमी पर फिर से चिल्लाकर कहा, मिस्टर प्रधान, ये कर लो, अगर कुछ हुआ तो मेरी ही होगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने चेहरे पर सख्त भाव लिए सिर हिलाया और अर्णव की ओर चल दिया। जिया खड़ी हो गई और सख्ती से चिल्लाई, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। अधेड़ उम्र के आदमी का नाम मिस्टर प्रधान है, जो चक्रवर्ती परिवार द्वारा बहुत पैसे देकर नियुक्त किया गया एक मालिक था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिस जिया, कृपया रास्ते से हट जाइए, वरना मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जिया का चेहरा काला पड़ गया और जैसे ही वो गुस्सा होने ही वाला था, उसने अपने बगल में किसी को यह कहते सुना, देखते हैं कौन स्टोर में उपद्रव मचाने की हिम्मत करता है। बात करते हुए काले रंग का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया। उसके पीछे भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों की एक टीम थी। उत्तरी ट्रेजर स्टोर उत्तरी भारत में बजाज परिवार की संपत्ति है और यह राजगढ़ प्रांत के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में वितरित है। वो राजगढ़ सिटी के महाप्रबंधक है। हालांकि उदय अहंकारी था और उदय की परिवार की शक्ति भाटिया परिवार से भी कम नहीं थी, लेकिन मैनेजर चंद्रेश को देखने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए।
हालांकि वो उत्तरी ट्रेजर स्टोर के सिर्फ एक जनरल मैनेजर हैं। बजाज परिवार उनके पीछे है और मैनेजर चंद्रेश निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो अपमानित कर सके। मैनेजर चंद्रेश ने बड़ी ताकत से उपस्थित लोगों की ओर देखा और कहा, मिस जिया, मिस्टर उदय, क्या आप हमारे स्टोर के नियमों को नहीं जानते? यहां किसी को भी परेशानी पैदा करने की इजाजत नहीं है। जिया ने कहा, मैनेजर चंद्रेश, ये हम नहीं है जो परेशानी पैदा करना चाहते हैं। ये उदय है जो हमारे लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहां आए हैं। मैनेजर चंद्रेश की नजर उदय चक्रवर्ती पर पड़ी और उदय चक्रवर्ती ने अजीब तरह से कहा, मैनेजर चंद्रेश, मुझे इस आदमी से कुछ निजी दुश्मनी है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैनेजर चंद्रेश ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या दुश्मनी है। जब तक तुम हमारे स्टोर में आते हो तुम कभी कोई परेशानी नहीं आने दोगे, वरना तुम्हें सीधे स्टोर से बाहर निकाल दिया जाएगा और बजाज परिवार उसे ब्लैकलिस्ट भी कर देगा। ऐसा कहकर वो घूमकर चला गया। मानो उदय चक्रवर्ती दृढ़ निश्चय थे और अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये सच है। उदय चक्रवर्ती ने अर्णव को गुस्से से घूरा, बेटा, मेरा इंतजार करो। उत्तरी ट्रेजर स्टोर से निकलने के बाद मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, चाहे तुम्हारे पीछे भाटिया परिवार ही क्यों न हो। यह कहकर वो गुस्से से अपनी सीट पर लौट आया। संयोग से उसकी जगह अर्णव से ज्यादा दूर नहीं थी। बात कुछ देर के लिए रुक गई और जिया फुसफुसाई, अर्णव, तुमने इस पागल कुत्ते को कैसे उकसाया? अर्णव ने संक्षेप में बताया कि कल रात क्या हुआ था और अंत में पूछा, वो कौन है? क्या चक्रवर्ती परिवार बहुत शक्तिशाली है? लगता है वे तुम्हारे भाटिया परिवार को गंभीरता से नहीं लेते। जिया ने कहा, राजगढ़ शहर में हमारे भाटिया परिवार जितनी ताकत वाले कुछ ही परिवार हैं और चक्रवर्ती परिवार उनमें से एक है। भाटिया परिवार का सरकारी तंत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है। बालानी परिवार एक मार्शल आर्ट परिवार है और चक्रवर्ती परिवार एक व्यापारिक परिवार है। उनके पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। आर्थिक संसाधनों के मामले में बालानी परिवार और भाटिया परिवार मिलकर भी चक्रवर्ती परिवार जितने अच्छे नहीं हैं। उदय चक्रवर्ती चक्रवर्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी का वंशज है, लेकिन वो सबसे कम आशाजनक है। वो अपना दिन शराब पीकर बिताता है और एक कुख्यात पागल कुत्ता है जो उसे ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति से अंतहीन बदला लेगा। इसलिए अगर आप इस तरह के व्यक्ति से पंगा लेते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। अर्णव ने व्यंग्य किया, एक पागल कुत्ता? अगर आप मुझे ठेस नहीं पहुंचाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ठेस पहुंचाते हैं तो बस उसके पैर तोड़ दीजिए। जिया ने कहा, उदय चक्रवर्ती कुछ भी नहीं है, बस एक बेकार चीज है, लेकिन उसका भाई शुभोदय चक्रवर्ती और बहन आलिया चक्रवर्ती बहुत शक्तिशाली है और चक्रवर्ती परिवार की 3 पीढ़ियों में उत्कृष्ट व्यक्ति है। विशेष रूप से आलिया चक्रवर्ती एक बहुत ही षड्यंत्रकारी महिला है जो देखने में कोमल और शांत लगती है, लेकिन वास्तव में बहुत निर्दयी है। बोलते बोलते उसने अर्णव को चक्रवर्ती परिवार के बारे में विस्तार से बताया। इस समय स्टोर के लोग लगभग वहां पहुंच ही गए थे। मंच पर बत्तियां जल उठीं। एक नीलामीकर्ता सामने आया और नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। नीलामीकर्ता 30 साल की एक महिला है। हालांकि वो बहुत सुंदर नहीं है, फिर भी वो बहुत सुंदर है। उसने सफेद दस्ताने पहने हैं और उसकी मुस्कान दोस्ताना है। वो साक्षी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण पदक नीलामीकर्ता। उसने पहले दर्शकों में सभी को देखकर मुस्कुराई और फिर कहा, उत्तरी ट्रेजर स्टोर में आपका स्वागत है। अब नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है और हमारा पहला लॉट आ गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक लंबा लाल चोंगसम पहने एक वेटर एक ट्रे लेकर रिसेप्शन पर आया। साक्षी ने ट्रे से लाल रेशम हटाया और उस पर एक जेड बांसुरी थी, लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी, पूरी तरह से हरे रंग की, और पहली नजर में ही वो असाधारण सामग्री थी। उसने कहा, सब लोग, आज ये हमारी पहली नीलामी है। ये एक नाजुक जेड और एक उत्तम बांसुरी दोनों है। चाहे प्राचीन वस्तुएं हो या संगीत वाद्य यंत्र, इनका संग्रहण मूल्य बहुत ऊंचा होता है, जैसा कि एक स्वर्ण पदक नीलामीकर्ता से अपेक्षित था। हालांकि उसने ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उसने इस जेड बांसुरी का पूरा मूल्य बताया। अंत में वो चिल्लाई, इस जेड बांसुरी की शुरुआती कीमत 50,000 है और हर बार इसकी कीमत में कम से कम 2,000 की वृद्धि होगी। अभी बोली लगाना शुरू करें। 1,0,0,0,0,0, 1, 50, 0,0,0, 2, 0,0,0,0,0। बोली शुरू हुई और जल्द ही जेड बांसुरी की कीमत 2 लाख हो गई। लेकिन बस फिर किसी ने कीमत नहीं बढ़ाई। 3 लाख। अर्णव ने अपने हाथ में नंबर प्लेट उठाई। कुल मिलाकर यह बांसुरी बहुत अच्छी है। जब आपके पास करने को कुछ न हो तो आप इसे उठाकर बजा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि उसने आज की नीलामी देखी और उसे अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिली। वो नीलामी में जाकर खाली हाथ नहीं लौट सकता। अब वो एक अमीर आदमी है। शुरुआत में उसने सोचा कि उसकी कीमत दर्शकों को चौंका देने के लिए काफी है, इसलिए उसने सीधे बांसुरी नीचे उतार दी।
अचानक जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके बगल में खड़ा उदय चक्रवर्ती तुरंत चिल्लाया, 10,000,000। यह आदमी वाद्य यंत्रों को नहीं समझता था और उसे इस बांसुरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कीमत बढ़ाने का कारण अर्णव से प्रतिस्पर्धा करना था। चिल्लाने के बाद उसने एक उत्तेजक नजर भी डाली। सब समझ गए, मतलब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं। अर्णव ने भौहें चढ़ाई और फिर गुस्से से चिल्लाया, मैं 20 लाख दूंगा। 40 लाख। उदय चक्रवर्ती ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कीमत दोगुनी कर दी। अर्णव क्रोधित हुआ, 80 लाख। कीमत फिर से दोगुनी कर दी गई और उदय चक्रवर्ती को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन यह सिर्फ एक पल के लिए ही थी। चंद्र परिवार का बेटा होने के नाते वो किसी गरीब लड़के से सार्वजनिक रूप से नहीं डर सकता था, वरना वो भविष्य में राजगढ़ शहर के उच्च वर्गीय समाज में कैसे रह पाता। फिर चिल्लाया, 3,20,00,000। हालांकि उसे दर्द हुआ, फिर भी उसने कीमत दोगुनी कर दी। दोनों लोगों को लड़ते देखकर जिया ने जल्दी से कहा, उस लड़के से मत लड़ो, चक्रवर्ती परिवार वाकई बहुत अमीर है। एक पल में अर्णव के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उसने शांति से कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक में चिल्लाया था, अब भूल जाओ। यह कहकर उसने नंबर प्लेट मेज पर रख दी और उदय चक्रवर्ती को चिढ़ाते हुए मुस्कुराया, बधाई हो, यह बांसुरी अब तुम्हारी है। शुरू में इस जेड बांसुरी के प्रति उसका रवैया नगण्य था, लेकिन चूंकि सामने वाला दिखावा करने आया था, इसलिए उसने कीमत थोड़ी ज्यादा कर दी और दूसरे वाले को दिखावा करने की कीमत चुकानी पड़ी। हे भगवान, 50,000 की बांसुरी 3,20,00,000 में बिकी, यानी कि 3,20,00,000। क्या मैं गलत हूं? चक्रवर्ती परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी ने एक जेड बांसुरी खरीदने के लिए वास्तव में 3,20,00,000 खर्च कर दिए। यह बहुत ज्यादा है। क्या यह बहुत ज्यादा है? मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा दिमाग है और पैसे खर्च करने का यह तरीका नहीं है। तभी उनके आसपास के सभी लोग सदमे से उबर पाए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण जेड बांसुरी की शुरुआत में इतनी ऊंची कीमत मिलेगी। वजह थी दोनों लोगों के बीच झगड़ा। साक्षी को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे होश आया, उसने नीलामी का हथौड़ा उठाया और चिल्लाई, श्री उदय चक्रवर्ती ने 3,20,00,000 की बोली लगाई है। क्या कोई और सज्जन है जो कीमत बढ़ाता रहेगा? दरअसल उसने यूं ही पूछा। 50,000 की बोली 3,20,00,000 में बिकी, जो पहले से ही बहुत ज्यादा थी। उदय चक्रवर्ती जैसे हारे हुए व्यक्ति के अलावा और कौन एक पैसा भी जोड़ेगा? जल्द ही उसने नीलामी का हथौड़ा मारा और कहा, इस जेड बांसुरी पर सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए मिस्टर उदय चक्रवर्ती को बधाई। कुछ ही देर में स्टोर का वेटर उदय चक्रवर्ती के पास जेड बांसुरी ले आया और फिर उन्हें स्वाइप मशीन थमा दी। अर्णव की ओर देखते हुए उसने देखा कि यह आदमी विजयी भाव से भुगतान के लिए अपना कार्ड स्वाइप कर रहा था, मानो विजेता लग रहा हो। नीलामी जारी रही और दूसरा लॉट सामने की मेज पर लाया गया, जो एक प्राचीन फूलदान था। शक्षी के परिचय के बाद उसने बोली लगानी शुरू की। सज्जनों, इस फूलदान की शुरुआती कीमत 1 लाख है और कीमत में हर बढ़ोतरी 10,000 से कम नहीं होगी। जैसे ही बोली शुरू हुई, अर्णव ने सीधे चिल्लाकर कहा, 10 लाख। कीमत बताने के बाद उसने उदय चक्रवर्ती की ओर उत्तेजक नजरों से देखा, मानो वो फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हो। एक शानदार व्यक्ति होने के नाते उदय चक्रवर्ती को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो तुरंत चिल्लाया, 20 लाख। उसने ये भी नहीं सुना कि फूलदान क्या है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। जरूरी तो बस सामने वाले बच्चे पर पैर रखना था। 40 लाख इंच, 80 लाख, 1,60,00,000, 3,20,00,000। लगभग कुछ ही सेकंड में दोनों लोगों ने एक के बाद एक बोली लगाई और फिर यह फूलदान 3,20,00,000 में बिका। आसपास के सभी लोग अचंभित रह गए और किसी ने भी बोली नहीं लगाई। मजाक कर रहा हूं, इस स्थिति में कोई मूर्ख ही शामिल होगा। जाहिर है यह घाटे का सौदा है। अर्णव ने दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया और सीधे कीमत बढ़ाकर 3,20,00,000 कर दी। यह महसूस करते हुए कि अब काफी हो गया है, उन्होंने सीधे अपनी नंबर प्लेट नीचे रख दी और बोली से हट गए। जिया चौंक गई। वो अर्णव का इरादा पहले ही समझ चुकी थी, जो उदय चक्रवर्ती के साथ खेल खेलना था। उसने अपनी ऊंची छाती थपथपाई और कहा, अर्णव, प्लीज ऐसे खेलना बंद करो, ठीक है? अगर दूसरा पक्ष सीधे पीछे हट जाता है तो क्या तुम सच में ऐसी चीज खरीदने के लिए 3,20,00,000 खर्च करोगे? अर्णव मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, आखिरकार युवाओं के पास पैसा होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने की परवाह नहीं होती। हालांकि दोनों लोग जोर से नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके आसपास के लोग उनकी बातें साफ सुन सकते थे। उदय चक्रवर्ती को फिर होश आया और उसने गुस्से से कहा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे साथ खेल खेल रहे हो? अर्णव मुस्कुराया और बोला, युवा मास्टर उदय वाकई बहुत होशियार है। उन्हें इसे समझने में सिर्फ 6 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़े, जो बहुत कम है। मुझे तो लगा था कि उन्हें लगभग 10 करोड़ का खर्चा करना पड़ सकता है। तुम
उदय चक्रवर्ती इतना गुस्से में था कि वो लगभग भाग ही गया। हालांकि उसे 6 करोड़ से ज्यादा की परवाह नहीं थी, लेकिन ये उसकी इज्जत का नुकसान था। लेकिन अपने बगल में खड़ी साक्षी को देखने के बाद उसने आखिरकार इसे सहन कर लिया। बेटा, जरा मेरा इंतजार करो। इसी समय तीसरा लॉट सामने की मेज पर लाया गया और नीलामी फिर से शुरू हो गई। ये लगभग 1.2 मीटर लंबी और 78 सेंटीमीटर चौड़ी एक प्राचीन छुरा है। हालांकि ये जंग लगी हुई लग रही है और बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जब उसने इस प्राचीन छोटी तलवार को देखा तो अर्णव की आंखों में तुरंत बेकाबू उत्साह चमक उठा। उसने प्रचार पोस्टर पर इस छोटी तलवार का परिचय देखा था। इसका नाम ड्रैगन टूथ था और इसकी उम्र अज्ञात थी। उसे तस्वीर में दिखाई गई तलवार में कोई अंतर नजर नहीं आया और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब यह अलग है। अपनी आंखों से इस तलवार को देखने के बाद मुझे तुरंत इस प्राचीन तलवार से निकलने वाली समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ। यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात है और यह दानव शोधन की बोतल के नीचे भी नहीं है। उसकी आंखों का उत्साह गायब हो गया और फिर उसने अपने उत्साह को दबाने की पूरी कोशिश की, इस डर से कि कहीं दूसरे लोग इसकी खामी न देख लें, वरना अगर वो छोटी तलवार को लेना चाहेगा तो उसे बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। साक्षी ने परिचय दिया। इस छोटी तलवार का नाम ड्रैगन टूथ है और ये एक अच्छी तलवार है जो अभी अभी खोदकर निकाली गई है। तलवारें पसंद करने वाले संग्राहकों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। शुरुआती कीमत 2 लाख है, जिसमें हर बार 10,000 से कम की वृद्धि नहीं होगी। अभी बोली लगाना शुरू करें। हालांकि इस प्राचीन तलवार ने अर्णव को उत्साह से उछलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दूसरों ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बहुत शांत व्यवहार भी किया। जहां तक मेरे सामने रखी प्राचीन तलवार की बात है, विश्व के प्रसिद्ध मूल्यांकनकर्ताओं की ताकत के बावजूद मैं इसकी उम्र का पता नहीं लगा सकता। इसकी उत्पत्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह की चीज को वापस ले जाने का संग्रह के लिए कोई खास महत्व नहीं है। आप एक ऐसी प्राचीन तलवार का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं जिसका दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं है? ये एक कपड़े के टुकड़े जैसा है। कारीगरी और सामग्री चाहे कितनी भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन अपने ब्रांड के बिना इसे सुरुचिपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इस तलवार का रूप भी बहुत साधारण है और इसमें कुछ भी आकर्षक नहीं है। तो नीलामी शुरू होने के बाद सिर्फ कुछ लोग ने बोली लगाई। 2,50,000, 3 लाख। ये देखकर कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा, नीलामीकर्ता ने नीलामी का हथौड़ा निकाला और उसे गिराने ही वाला था। तभी अर्णव ने अपने हाथ में नंबर प्लेट उठाई। 1 करोड़। अरे, ये बच्चा फिर आ गया। क्या इसे जुआ खेलने की लत लग गई है? तुम्हें सच में लगता है कि युवा मास्टर उदय मूर्ख है? वो पहले ही 2 बार हार चुका है, उसे फिर से कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है? सबकी राय में अर्णव असल में तलवार खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि उदय को उकसाना जारी रखना चाहता था। अखाड़े में सबकी नजरें तुरंत चक्रवर्ती परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर पर टिक गई। अब वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए उसने बोली लगाना जारी रखा। साफ था कि यह बच्चा खुद के साथ छल कर रहा था। लेकिन अगर आप दिखावा करते हैं कि आपने इसे नहीं देखा, तो ये आपके सामने खड़े बेचारे लड़के से डरने के बराबर है। भविष्य में आप उस घेरे में कैसे घूम सकते हैं? जब वो दुविधा में था तो उसके बगल में खड़े एक अंगरक्षक ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उदय अचानक उत्साहित हो गया, हाथ में नंबर प्लेट उठाई और चिल्लाया, 1,20,00,000 का प्रस्ताव। अर्णव ने बिना किसी हिचकिचाहट के, चाहे वो कितना भी पैसा खर्च करे, उसे आज ये तलवार मिलनी ही चाहिए। 1,40,00,000, 1,60,00,000। कीमत बढ़ती रही और जल्द ही 1,60,00,000 तक पहुंच गई। दूसरों की नजर में कहानी बिल्कुल पिछली 2 बार जैसी ही थी और दोनों लोगों द्वारा बताई गई रकम भी एक ही थी। लेकिन इस समय उदय हंसा। तुम अब भी मेरे साथ छल करना चाहते हो, है ना? मैं अब और मूर्ख नहीं बनूंगा और ये कबार 1,60,00,000 में तुम्हारा हो जाएगा। अंगरक्षक ने अभी अभी उसे यही बताया था। अंगरक्षक की मंशा के अनुसार अर्णव उसे धोखा दे सकता है और वो बदले में अर्णव को भी धोखा दे सकता है। एक असाधारण मुट्ठी भर। कम से कम दूसरों की नजर में इस प्राचीन तलवार की कीमत 1,60,00,000 नहीं है। ये, अर्णव ने निराश भाव से कहा, मास्टर उदय, क्या आपको 3,20,00,000 नहीं कहना चाहिए? उदय चक्रवर्ती ने कहा, भौंकना बंद करो। चूंकि तुम्हें यह पसंद है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। वो गर्व से भरा हुआ लग रहा था। आखिरकार उसने अपना खोया हुआ चेहरा वापस पा लिया था। 1,60,00,000 एक बार, 1,60,00,000 2 बार सौदा। यह प्राचीन तलवार श्रीमान अर्णव की है। यह देखकर कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा, साक्षी ने 3 बार पूछने के बाद हथौड़ा खटखटाया। वो भी इस समय बहुत खुश थी। उसने शुरुआत में ही बहुत पैसा खर्च कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी रिश्वत जरूरी थी। सबसे खुश व्यक्ति अर्णव था। जब नीलामी का हथौड़ा गिरा तो उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। जल्द ही एक व्यापारी प्राचीन तलवार उसके पास लाया, भुगतान के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया और फिर
तलवार अपने हाथ में ले ली। इस समय वो अपने दिल की खुशी को दबा नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। सब लोग असमंजस में थे। क्या ये हो सकता है कि इस युवक को मास्टर उदय ने धोखा दिया हो? अफलर ने 1 करोड़ 60 लाख की बड़ी रकम खर्च कर दी, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? जिया ने आश्चर्य से पूछा। अर्णव, क्या तुम ठीक हो? अर्णव मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने तलवार अपने हाथों में पकड़ ली और उसे नीचे नहीं रख सका। ये नीलामी व्यर्थ नहीं गई और आखिरकार उसे कुछ अच्छा मिल गया। उदय अर्णव को देखता रहा। वो पहले तो ये देखना चाहता था कि लड़का पछताएगा, पैर पटकेगा और छाती पीटेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो इतना खुश होगा, और वो ऐसा करने को तैयार भी कैसे हो सकता था। बेटे, दिखावा बंद करो। 1 करोड़ 60 लाख में इतनी बड़ी रद्दी धातु खरीदने में क्या मजा है? अर्णव ने प्राचीन तलवार से खेलते हुए कहा। ताबे और लोहे के कबाड़, तुम क्या जानते हो? ये तो एक अनमोल खजाना है। कितना अनमोल खजाना है। दुकान पर नीलाम करने वाले ने इसे पहचाना तक नहीं। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 2 लाख है। ये खजाना कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसा बेचारा बच्चा जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, ऐसी चीज खरीदने के लिए 1 करोड़ 60 लाख खर्च करेगा। क्या मैं इससे परिचित नहीं हूं? तो मैं तुम्हें आज ही बता दूंगा। जैसे ही उसने सुना, अर्णव ने प्राचीन तलवार उठाई और उसे हल्के से मूठ पर दबाया। एक क्लिक के साथ तलवार का जंग लगा बाहरी हिस्सा झटके से गिर गया और एक प्राचीन धारदार तलवार सामने आ गई। ये छोटी तलवार लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका हैंडल 10 सेंटीमीटर और ब्लेड 30 सेंटीमीटर है। इसमें एक सुनहरा म्यान और एक साधारण हैंडल है, जिस पर 2 प्राचीन अक्षर लिखे हैं, ड्रैगन टूथ। आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पता चला कि यह तलवार का असली चेहरा था, और जो बाहर था वो सिर्फ सुरक्षा का एक भेस था। खासकर मैनेजर चंद्रेश और साक्षी, वे दुनिया भर की दुकानों में मूल्यांकनकर्ताओं की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है। मूल्यांकनकर्ताओं को भी अंदाजा नहीं था कि इस चाकू में कुछ छिपा है। उनके सामने खड़े युवक ने इसे कैसे देखा? उदय के चेहरे पर पहले तो भाव जमे रहे, फिर उसने फिर कहा, तो क्या हुआ अगर अंदर एक छोटा चाकू है? किस तरह के चाकू की कीमत 1 करोड़ 60 लाख हो सकती है? संक्षेप में, आपने इस बार बहुत पैसा खर्च किया है। अर्णव ने प्यार से अजगर के दांतों से खेला, फिर ठंडी मुस्कान दी और चाकू को म्यान से बाहर निकाल लिया। इसी समय हवा में एक मंद रोशनी चमकी और आसपास की हवा पल भर में कुछ डिग्री गिर गई। ठंडी तलवार की ऊर्जा ने वहां मौजूद सभी लोगों की नसों को उत्तेजित कर दिया। वही डरपोक लोग डर से कांप भी रहे थे। इस चाकू पर जानलेवा इरादा बहुत गहरा था। इस समय सबके मन में बस एक ही विचार था, तलवार। ये निश्चित रूप से एक अनमोल तलवार है। मैनेजर चंद्रेश, जो उनके बगल में खड़े थे, उनके हावभाव अचानक बदल गए। उनकी आंखों में एक गर्म रोशनी चमक रही थी। वे आगे बढ़े और अर्णव से बोले, श्रीमान अर्णव, क्या आप मुझे ये चाकू देखने के लिए उधार दे सकते हैं? दे सकता हूं। अर्णव ने चाकू म्यान में वापस रखा और मैनेजर चंद्रेश को सौंप दिया। उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी कि मैनेजर चंद्रेश उनकी तलवार चुरा लेंगे। स्टोर बजाज परिवार की संपत्ति था और विश्वसनीयता और नियमों का पालन हमेशा से स्टोर की पहचान रही है। महाप्रबंधक होने के नाते मैनेजर चंद्रेश अपने ब्रांड को कभी बर्बाद नहीं करेंगे, वरना वे बजाज परिवार के गुस्से का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उसे पूरा आत्मविश्वास भी है। मैनेजर चंद्रेश तलवार चुराना भी चाहे तो भी उसके पास वो क्षमता नहीं है। एक आध्यात्मिक स्तर का योद्धा, भले ही उसके पास ड्रैगन टूथ हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय मैनेजर चंद्रेश उत्साहित लग रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे चाकू को देखा और धीरे से बोले, अच्छा चाकू, बिल्कुल अच्छा चाकू। ये चंद्रेश ने अपना अधिकांश जीवन जिया है और उन्होंने इतना अच्छा चाकू कभी नहीं देखा। ये ड्रैगन टूथ कहलाने लायक है और इसकी गति कभी नहीं टूटती। ड्रैगन दांत निस्संदेह ड्रैगन का सबसे आक्रामक अंग है, और यह तथ्य कि इस चाकू का नाम ड्रैगन दांत के नाम पर रखा गया है, यह दर्शाता है कि यह कितना तेज है। काफी देर तक देखने के बाद मैनेजर चंद्रेश ने अनिच्छा से ड्रैगन टूथ अर्णव को लौटा दिया। फिर उन्होंने कहा, श्रीमान अर्णव, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चाकू को खरीदने के लिए 10 करोड़ निवेश करने को तैयार हूं। क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? जब उसने ये शब्द कहे तो दर्शकों में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मैंने इसे अभी अभी 1 करोड़ 50 लाख में खरीदा है और पलक झपकते ही ये 6-7 गुना हो गया है। 10 करोड़ निश्चित रूप से कोई छोटी रकम नहीं है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अर्णव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये चाकू एक अनमोल खजाना है। चूंकि ये मेरे हाथों में है, इसलिए इसका मेरे पास रहना तय है और मैं इसे फिर कभी नहीं बेचूंगा। मैनेजर चंद्रेश ने दांत पीसते हुए फिर कहा, छोटे भाई, मैं 20 करोड़ देने को तैयार हूं। ये इस जीवन की मेरी सारी बचत है। यह प्रस्ताव सुनकर पूरे दर्शक दीर्घा में हलचल मच गई।
20 करोड़, जो पिछले 1 करोड़ 60 लाख से 10 गुना ज्यादा था। इसे खरीदने के तुरंत बाद इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है, जो वाकई बहुत बड़ा मुनाफा है। उदय पास ही खड़ा था। उसका चेहरा पहले से ही बहुत भद्दा था। अगर उसे पता होता कि ये चाकू इतना कीमती है, तो वो इसे किसी भी कीमत पर आसानी से नहीं देता। उसका मानना था कि पैसों की होड़ में उसके सामने खड़ा सुंदर लड़का उसका प्रतिद्वंद्वी तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा था कि मैंने दूसरे पक्ष को धोखा दिया है, लेकिन अंत में मैंने एक बहुत बड़ा खजाना गवा दिया। अर्णव ने कहा, मुझे माफ करना मैनेजर चंद्रेश, बात पैसों की नहीं है। आप 200 करोड़ भी दे तो भी मैं ये चाकू नहीं बेचूंगा। मैनेजर चंद्रेश निराश दिखे, आह भरी और बोले, लगता है मैनेजर चंद्रेश के पास इस चाकू को लेने का कोई मौका नहीं है। हाँ, ड्रैगन टूथ उनसे बिक गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें पहले ये एहसास नहीं हुआ कि ये एक खजाना है। वो लालची इंसान नहीं है। हालांकि उन्हें ड्रैगन टूथ पसंद है, लेकिन उनके मन में कोई गलतफहमी नहीं है। तूफान के बाद नीलामी बंद हो गई और चौथी खेप नीलामी के मंच पर रखी गई, जो प्राचीन चित्रों का एक स्क्रॉल था। साक्षी ने धीरे से प्राचीन चित्र खोला और दर्शकों को दिखाया। उसके ऊपर एक तेज बहती नदी थी। हालांकि ये सिर्फ एक पेंटिंग है, लेकिन ये लोगों को बहती नदी की गति का एहसास करा सकती है। उसने कहा, दोस्तों, ये हमारे प्राचीन चित्रकार संत जीत बहादुर की बहती नदियों और समुद्रों की तस्वीर है। इसकी शुरुआती कीमत 50 लाख है और हर बार कीमत में कम से कम 5 लाख की बढ़ोतरी होगी। बोली अभी शुरू हो रही है। संत जीत बहादुर अतीत में देश के एक प्रसिद्ध चित्रकार संत थे और अनगिनत लोग उनकी कृतियों को संग्रहित करना पसंद करते हैं। इसलिए नीलामी शुरू होते ही वहां मौजूद सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए। 70,000,000,000 1,000,000,000,000। जल्द ही पेंटिंग 1 करोड़ 50 लाख में बिक गई। इतनी ऊंची कीमत के साथ बहुत कम लोग थे जो कीमत बढ़ा सकते थे। सभी निराशा में आहें भरते रहे और एक एक करके बोली से हट गए। बोली लगाने वाला उदय था, जो अभी अपनी निराशा व्यक्त करना चाहता था। बोली लगाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग एक साथ अर्णव को देखने लगे, ये सोचकर कि क्या ये युवक उदय का पीछा करता रहेगा। परिवार का सबसे बड़ा बेटा प्रतिशोधी है। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, हाथ में नंबर प्लेट उठाई और चिल्लाया, 2 करोड़ 50 लाख। इस बार मैंने इसे दोगुना नहीं किया। आखिरकार आरक्षित मूल्य बहुत ज्यादा था। अगर दूसरा पक्ष सीधे चला जाता तो ऐसी पेंटिंग 4 करोड़ में खरीदने का कोई फायदा नहीं होता। वो बस इस घमंडी व्यक्ति को धोखा देना चाहता था और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उदय ने उसे घूरा, अपनी नंबर प्लेट उठाई और चिल्लाया, 3,000,000,000,000,000। 3, 50, 0,000,000,000। ये देखकर कि अर्णव लगातार कीमत बढ़ाता जा रहा है, जिया ने धीमी आवाज में कहा, अर्णव, कृपया इतना बदला लेना बंद करो। ये पेंटिंग इतनी कीमत की बिल्कुल भी नहीं है। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। यह स्थान उदय से ज्यादा दूर नहीं है, बस दिव्य चेतना की पहुंच में है। वो बेतरतीब ढंग से बोली नहीं लगा रहा था, बल्कि उदय के भावनात्मक बदलावों, यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक चेतना से उसके रक्त प्रवाह और हृदय गति पर भी लगातार नजर रख रहा था। उसके शरीर में हो रहे बदलावों से यह पता लगाना आसान है कि इस आदमी की अंतिम सीमा क्या है, लेकिन यह अभी तय नहीं हुई है। और निश्चित रूप से उदय ने फिर से नंबर प्लेट उठाई, 3 करोड़ 50 लाख। अर्णव चिल्लाया, 4,000,000,000,000,000। वहां मौजूद लोगों में हंगामा मच गया। एक पेंटिंग 4 करोड़ में नीलाम हुई, जो अब तक की नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत थी। इस बार उदय ने तुरंत बोली नहीं लगाई। वो थोड़ा हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी वाकई पेंटिंग खरीदना चाहता है या उसे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अर्णव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल शांत भाव था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 4, 50, 0,000,000,000। उसने फिर से साइन बोर्ड उठाया और कीमत 50 लाख बढ़ा दी। साथ ही उसने मन ही मन तय कर लिया कि जब तक दूसरा पक्ष 5 करोड़ की कीमत चिल्लाएगा, वो तुरंत बोली छोड़ देगा। लेकिन अर्णव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अच्छे पत्ते सामने रख दिए, मुस्कुराया और कहा, मैं बोली छोड़ता हूं। उदय को अचानक लगा कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कह दो। यह संत जीत बहादुर की असली कृति है और इसकी कीमत वाकई वाजिब है। नीलामी मंच पर साक्षी ने 3 बार पुकारा, फिर अपने हाथ में नीलामी का हथौड़ा गिराया और जल्द ही वेटर ने प्राचीन पेंटिंग उदय को दे दी। उदय द्वारा बिल चुकाने के बाद अर्णव हल्के से मुस्कुराया, बधाई हो मास्टर उदय, एक नकली पेंटिंग पर 5 करोड़ खर्च करने के लिए। नकली पेंटिंग, ये कैसे संभव है? उदय चिल्लाया, बे,
क्या तुम्हें लगता है कि अंगूर खट्टे हैं जब तुम उन्हें खा नहीं सकते? ये दुनिया भर के किसी शॉपिंग मॉल में शूट की गई फिल्म है। तुम इसे नकली कहने की हिम्मत कैसे करोगे? अर्णव ने कहा, उत्तरी ट्रेजर स्टोर के मूल्यांकनकर्ता भी इंसान है और उनसे गलतियां हो सकती है, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक नकली पेंटिंग ली गई। बकवास, उदय ने कहा और मैनेजर चंद्रेश की ओर देखा। जनरल मैनेजर, इस आदमी ने असल में कहा था कि आपने जो पेंटिंग बेची वे नकली थी। पहले तो वो मैनेजर चंद्रेश को नाराज करना चाहता था, लेकिन मैनेजर चंद्रेश ने हिचकिचाते हुए कहा, ये छोटा भाई सही कह रहा है, हमारे स्टोर के मूल्यांकनकर्ता भी इंसान है और उनसे गलतियां हो सकती है। उदाहरण के लिए, हमारे लोगों ने अभी अभी प्राचीन तलवार का गलत आकलन किया, इसलिए हमारे उत्तरी ट्रेजर स्टोर की नीलामी की वस्तुओं को हमारे मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन परिणामों के आधार पर ही प्रामाणिक कहा जा सकता है। हम वस्तुओं की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दे सकते। इसके अलावा हमारे स्टोर के नियमों के अनुसार एक बार बिक जाने के बाद किसी भी वस्तु के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये ईमानदारी है, चाहे वो कहीं भी रखी हो। कोई भी मूल्यांकनकर्ता इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसके द्वारा मूल्यांकित वस्तुएं 100% त्रुटिरहित है। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि उत्तरी ट्रेजर स्टोर द्वारा प्रमाणित नीलामी वस्तुओं के प्रामाणिक होने की संभावना अधिक होती है। ये उदय के चेहरे पर भाव जमे रहे, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में जो पेंटिंग है वो निश्चित रूप से प्रामाणिक है और नकली नहीं हो सकती। अर्णव ने कहा, मास्टर उदय, क्या आप मुझे अपनी पेंटिंग उधार दे सकते हैं? जरा इसे देखिए, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बता सकते हैं कि ये नकली पेंटिंग है। बेशक उदय सबके सामने कमजोरी नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और पेंटिंग सौंप दी। अर्णव की तुलना में उसे उत्तरी ट्रेजर स्टोर पर ज्यादा भरोसा था। आखिरकार यहां मूल्यांकनकर्ता सभी प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ थे और उसके सामने वाले लड़के ने इस पेंटिंग को कभी छुआ तक नहीं था। सबकी नजरें अर्णव पर टिकी थी। पता नहीं उसने कैसे तय कर लिया कि बहती नदियों और समुद्रों वाली तस्वीर नकली है। मैनेजर चंद्रेश भी उसे जलती आंखों से देख रहे थे, देखना चाहते थे कि क्या ये युवक कोई और चमत्कार कर पाएगा। अर्णव ने पेंटिंग को हाथ में लिया और बिना कुछ बोले उसे बहुत देर तक ध्यान से देखता रहा। उदय ने विजयी भाव से कहा, कैसा है? क्या तुम अचंभित हो? मैंने जो पेंटिंग खरीदी है वो नकली कैसे हो सकती है? अगर तुम इसे नकली पहचान सको तो मैं इसे बिना एक पैसा दिए तुरंत जला दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि अर्णव हाथ बढ़ाकर स्क्रॉल के ब्रोकेट को चुटकी में पकड़ रहा है और उसके हाथ में एक अतिरिक्त धागा था। फिर उसने खींचा और एक फुफकार के साथ 5 करोड़ की कीमत वाली वह प्राचीन पेंटिंग तुरंत नष्ट हो गई। उदय के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गुस्से से कहा, अर्णव, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी पेंटिंग बर्बाद कर दी। अर्णव मुस्कुराया और बोला, ये तो बस एक नकली पेंटिंग है, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो बस मास्टर उदय पर एक एहसान कर रहा हूं। उदय चक्रवर्ती चिल्लाया, बकवास मत कर, मेरी ये पेंटिंग असली है। अर्णव ने रेशम के धागे को अपने हाथ में लिया। असली? देखो ये क्या है। नायलॉन धागा, जिसका वैज्ञानिक नाम कृत्रिम सिंथेटिक रेशा है, 150 साल पहले पैदा हुआ था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बताओ, संत जीत बहादुर ने ये पेंटिंग कैसे बनाई? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 700 साल से भी पहले समय में पीछे जाकर इसे बनाया हो? उदय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक तलवार गले को बंद कर देती है और सीधे जीवन के द्वार की ओर इशारा करती है। ये एक अपूरणीय दोष है, चाहे पेंटिंग नकली जैसी ही क्यों न हो, लेकिन सामग्री नायलॉन का धागा है। ये संत जीत बहादुर की मूल कृति नहीं हो सकती। साथ ही सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये युवक कैसे बता सकता है कि ये नायलॉन का धागा है। इस तरह की दृष्टि निश्चित रूप से आम लोगों के पास नहीं हो सकती। अर्णव ने अपने बगल में खड़े वेटर से कहा, कृपया मिस्टर उदय की इस नकली पेंटिंग से निपटने में मदद करें। वेटर ने फटे हुए स्क्रॉल को चेहरे पर उलझन भरी नजरों से पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार ये एक ऐसी पेंटिंग थी जिसकी तस्वीर अभी अभी 5 करोड़ में खींची गई थी। अर्णव ने धागे निकालने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। उदय चक्रवर्ती ने गुस्से से हाथ हिलाया, इसे जल्दी से ले जाओ और जला दो। जब मैं इसे देखूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। यह कहकर वो गुस्से से अपनी सीट पर वापस बैठ गया। आज उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था और साथ ही उसे अर्णव से बेहद नफरत भी हो रही थी। कसम खाता हूं कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो इस बच्चे को अच्छा बनाऊंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसे नदी में डुबो दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। नीलामी जारी रही और अर्णव बीच बीच में उदय चक्रवर्ती को चिढ़ाने के लिए खड़े होते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा सही समय का ध्यान रखा। जब दूसरा पक्ष उनका विरोध करना चाहता था तो वे तुरंत उठ खड़े होते थे। कई बार चक्रवर्ती परिवार का सबसे बड़ा बेटा इतना उदास हो जाता था कि उसे खून की उल्टी हो जाती थी। 2 घंटे बाद
पोस्टर पर लगी सभी नीलामी की वस्तुएं बिक गई। साक्षी ने कहा, चिंता मत करो सब लोग, एक और वस्तु है जो एक ग्राहक ने अस्थायी रूप से भेजी थी। ये जीवन में एक बार मिलने वाली वस्तु है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या है। उन्होंने ताली बजाई और एक वेटर लाल रेशम के टुकड़े से ढकी एक ट्रे लेकर आया। इससे वहां मौजूद सभी लोगों की उत्सुकता तुरंत बढ़ गई और सबकी नजर ट्रे पर पड़ गई। सब लोग, देखो ये क्या है। साक्षी के बोलने के बाद उसने लाल रेशम को फाड़ दिया और एक बैंगनीलाल चीज निकाली। वहां मौजूद कई लड़कियां आश्चर्य से चीख पड़ी क्योंकि वह चीज बिल्कुल खजाने जैसी दिख रही थी और आकार भी लगभग वैसा ही था। इसके तुरंत बाद वहां मौजूद पुरुष मेहमानों ने तालियां बजाईं। दर्शक हंसे और सोचने लगे कि दुकान में क्या हो रहा है। अर्णव की आंखें चमक उठीं। प्राचीन चिकित्सा के उत्तराधिकारी होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये क्या है, कोरियाई जिनसेंग, और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध थी कि ये कम से कम हजारों साल पुरानी लग रही थी। चाहे वो किसी भी प्रकार की औषधीय सामग्री हो, जब तक वो हजारों साल पुरानी है वो बिल्कुल अमूल्य है। जिनसेंग की तो बात ही छोड़िए, अगर आपको ये मिल जाए तो आप आध्यात्मिक स्तर के योद्धाओं को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए रहस्यमयी तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, और आप नश्वर स्तर के योद्धाओं को उनकी साधना में सुधार करने में मदद करने के लिए गोली को भी परिष्कृत कर सकते हैं। साक्षी उदार और बिना किसी झिझक के बोले, यहां सभी ने शायद बहुत ज्यादा सोच लिया होगा। मैं आपको गंभीरता से बताना चाहता हूं कि ये जिनसेंग है। ये किस तरह का जिनसेंग है? ये ऐसा क्यों दिखता है? क्या ये कोई दुष्ट जिनसेंग है? ये सुनकर कि ये जिनसेंग है, दर्शकों में सभी लोग फुसफुसाने और चर्चा करने लगे। उन्हें अर्णव जैसा ज्ञान नहीं था। हालांकि नीलामी में भाग लेने के लिए यहां आने वाले लोग अमीर या कुलीन जरूर होंगे और सभी ने कई तरह के जिनसेंग देखे हैं, लेकिन इस तरह के आकार वाला जिनसेंग पहली बार देखा है। साक्षी ने कहा, यह जिनसेंग भारत का उत्पाद नहीं है बल्कि कोरिया में उत्पादित होता है। हमारे विश्व स्टोर के मूल्यांकनकर्ता ने अभी अभी इसका मूल्यांकन किया है। ये जिनसेंग कम से कम 500 साल पुराना है। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना है। आगे की पंक्ति में बैठे एक गंजे ग्राहक ने पूछा, इस जिनसेंग के क्या प्रभाव है? साक्षी ने कहा, पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा में ठोस पोषण की बात की जाती है। उदाहरण के लिए अखरोट मानव मस्तिष्क से बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए अखरोट खाने से मस्तिष्क को पोषण मिलता है और सुअर के गुर्दे खाने से गुर्दे को पोषण मिलता है। इस बारे में भले ही मैं विस्तार से न बताऊं, लेकिन सभी जानते हैं कि ये क्या करता है ना? हमारे मूल्यांकनकर्ता के अनुसार 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति भी थोड़े से जिनसेंग से अपना पुराना रूप और पुरुष क्षमता से वापस पा सकता है। इसके अलावा हमारे पास सैकड़ों सालों से उत्पादित सबसे बेहतरीन जिनसेंग है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी को निराश नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर सभी पुरुष मेहमान उत्साहित हो गए और चमकती आंखों से चिल्लाए, तो फिर इंतजार किसका है? चलो जल्दी से इसकी नीलामी करते हैं। माहौल लगभग गर्मा गया देखकर साक्षी ने कहा, नीलामी अब शुरू होगी। 500 साल पुराने जिनसेंग की शुरुआती कीमत 70 लाख है और कीमत में हर बढ़ोतरी 5 लाख से कम नहीं होगी। शुरुआती कीमत 70 लाख तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे महंगी नीलामी वस्तु है, जिसकी न्यूनतम कीमत अब तक की सबसे कम है। फिर भी यह वहां मौजूद कई पुरुष मेहमानों की आंतरिक इच्छा को रोक नहीं सका। एक सफल व्यक्ति के रूप में अनगिनत महिलाओं से घिरे होने के बावजूद, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कोई भी उसकी महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहता था। 1 करोड़। जैसे जैसे समय बीतता गया, तख्तियां लिए मेहमान कम होते गए। जब एक गंजे आदमी ने कीमत 3 करोड़ बताई तो वहां सन्नाटा छा गया। हालांकि लोग यांग जिनसेंग पाने के लिए उत्सुक हैं, ये आखिरकार एक औषधीय पदार्थ ही है और हर कोई इतनी ऊंची कीमत नहीं चुका सकता। 5,000,000,000। जब सब सोच रहे थे कि यांग शेन को गंजा आदमी ले जाएगा, तभी अर्णव ने फिर से अपने हाथ में नंबर प्लेट उठाई और दबंग अंदाज में उसने अचानक कीमत 2 करोड़ तक बढ़ा दी। हे भगवान, ये युवक क्या करेगा? वो जवान है, उसे इस चीज की जरूरत नहीं है ना? कौन जाने, शायद वो चक्रवर्ती परिवार के सबसे बड़े बेटे को फिर से भड़का रहा हो। उसने उसे लगातार कई बार चिढ़ाया था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। बाकी लोग अब नीलामी में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे और सबकी नजर फिर से उदय चक्रवर्ती पर टिक गई। लेकिन इस बार उसने अपना सिर नीचे कर लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां मौजूद लोगों की तरफ भी नहीं देखा। सब हैरान थे। चक्रवर्ती परिवार का ये घमंडी और दबंग युवा स्वामी अपना गुस्सा कब निगलना सीख गया? जो बात सबको नहीं पता थी वो ये थी कि अभी अभी अर्णव के खेल के बाद उदय चक्रवर्ती का पैसा पहले ही खर्च हो चुका था। अगर करोड़ों रुपए भी बचे होते तो भी अर्णव के साथ जिनसेंग के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखने के लिए यह काफी नहीं होता। आखिरकार चक्रवर्ती परिवार चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, उसका कोई न कोई मुनाफा जरूर होता है। इसके अलावा वो एक चक्रवर्ती परिवार की 3 पीढ़ियों में से एक अशिक्षित और अकुशल प्लेबॉय, और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है।
उदय चक्रवर्ती ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था। हालांकि वो अर्णव के साथ इस जिनसिंग की जड़ की बोली नहीं लगा सकता था, फिर भी वो मन ही मन ईर्ष्यालु था। मुझे बाद में इस बच्चे को मारना होगा और ड्रैगन टूथ तलवार और ये जिनसिंग एक साथ छीन लेना होगा। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर साक्षी ने कहा, 5 करोड़ एक बार, 5 करोड़ 2 बार। बस, ये जिनसिंग श्री अर्णव का है। नीलामी का हैरिमर गिर गया और जल्द ही एक वेटर गिरसिंग ले आया। अर्णव ने भुगतान करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया और फिर जिनसिंग अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद मेहमानों द्वारा भेजी गई 3 और वस्तुओं की एक के बाद एक नीलामी हुई, लेकिन इन वस्तुओं में उनकी रुचि नहीं जगी और फिर नीलामी समाप्त हो गई। शो समाप्त होने के बाद सभी लोग दुकान के बाहर की ओर चल पड़े। जैसे ही अर्णव जाने ही वाले थे, उन्होंने पीछे से किसी को पुकारते सुना, मास्टर अर्णव, कृपया एक क्षण रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैनेजर जयेश कई अंगरक्षकों के साथ आ रहे थे। अर्णव ने कहा, जनरल मैनेजर, क्या कुछ और है? मैनेजर जयेश ने कहा, छोटे भाई, मैं उदय चक्रवर्ती के चरित्र को अच्छी तरह जानता हूं। ये आदमी घमंडी और दबंग है और कभी नुकसान नहीं उठाता। उत्तरी ट्रेजर स्टोर में बजाज परिवार की पृष्ठभूमि के कारण वो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाहर जाते ही ये आदमी आपके साथ जरूर कुछ करेगा। मेरी सलाह है कि या तो पुलिस को बुलाओ या यहां छिप जाओ। खुद के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, चिंता मत करो मैनेजर, अगर वो मेरे पास आता है तो वो खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये कहकर वो जिया को लेकर स्टोर से बाहर चला गया। उसके जाते ही साक्षी उसके पास आई और बोली, जनरल प्रबंधक, इस युवक को इतनी हिम्मत कहां से मिली? इसने उदय चक्रवर्ती से सीधे भिड़ने की हिम्मत की। जनरल मैनेजर चंद्रेश ने कहा, विवरण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, ये युवक निश्चित रूप से असाधारण है। अर्णव कार में बैठ गया। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी और उसने पगानी को धीरे धीरे वापस चलाया। उत्तरी ट्रेजर स्टोर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, राजगढ़ शहर से कुछ दूरी पर और बहुत ही दूरस्थ है। इसके अलावा रात हो चुकी थी और सड़क पर बहुत कम गाड़ियां और पैदल यात्री थे। जिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, अर्णव, जल्दी क्यों न करें? उस आदमी से सीधा झगड़ा न हो बेहतर है। ये जगह शहर से बहुत दूर है। अगर मैं किसी को फोन भी करूं तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी क्यों? मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूं। अर्णव मुस्कुराया, हालांकि मैंने आज बहुत पैसे खर्च किए हैं। उसने कुछ अच्छी चीजें जरूर खरीदी है। अगर वो नहीं आता है तो ये उसके लिए एक फायदा होगा। अगर वो आता है तो वे सभी चीजें मेरी हो जाएंगी। जिया ने कहा, मुझे लगता है कि सावधान रहना बेहतर है। आखिरकार उसके बगल में बैठे श्रीमान प्रधान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्णव ने कहा, चिंता मत करो, वो व्यक्ति तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं है। वो बस नश्वर स्तर का है। जब मैं इस जिनसिंग का इस्तेमाल से एक गोली को निखारने के लिए करूंगा तो तुम उससे जरा भी कम नहीं होगे। उस जिनसिंग के पौधे के बारे में सोचते हुए जिया के गाल लाल हो गए और उसने कहा, क्या ये चीज तुम मर्दों के लिए नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे कामोत्तेजक के लिए खरीदा है? मैं इतना स्वस्थ हूं, क्या मुझे कामोत्तेजक के लिए जिनसिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत है? अर्णव ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, यांग जिनसिंग एक औषधीय पदार्थ है जिसमें अत्यंत प्रबल यांग गुण होते हैं। इसका कामोत्तेजक कार्य तो बस एक छोटा सा कार्य है। मेरे हाथों में ये विभिन्न औषधीय पदार्थों के शोधन के लिए मुख्य औषधि बन सकता है। इसके अलावा ये जिनसिंग 1000 साल पुराना हो चुका है और एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। संकट के समय ये मृत शरीर को मांस से लेकर हड्डियों तक ठीक कर सकता है। जिया ने कहा, क्या दुकान के मूल्यांकनकर्ता ने ये नहीं कहा था कि ये 500 साल पुराना है? हालांकि वो औषधीय पदार्थों को नहीं समझती, फिर भी वो लोगों को जानती है। जिनसिंग जैसी किसी चीज का विंटेज जितना पुराना होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। 500 साल पुराने और 1000 साल पुराने विंटेज के बीच का अंतर आधा भी नहीं है। अंतर 10 गुना या दर्जनों गुना तक हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यांग जिनसिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अर्णव ने कहा, यांग जिनसिंग साधारण जिनसिंग से अलग है। सैकड़ों साल पुराना होने के बाद ये बढ़ना बंद कर देता है, रंग बदलता है। रंग जितना गहरा होगा ये उतना ही पुराना होगा। इस जिनसिंग के रंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कम से कम 1000 साल पुराना है। जिया ने कहा, तो आपने राइस चक्रवर्ती से लड़ने के लिए इसे खरीदने में 5 करोड़ खर्च नहीं किए? अर्णव ने कहा, वो तो बस एक बाका है, मुझसे लड़ने लायक नहीं है। मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा हूं। मैंने 5 करोड़ इसलिए दिए क्योंकि ये जिनसिंग बिल्कुल पैसे के लायक है। अगर इसे विशेषज्ञों के सामने पेश किया जाए तो इसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ होगी। हे भगवान, क्या ये इतना कीमती है? जिया चौंक गई। तो अगर तुम इसे दोबारा बेचना चाहो तो क्या तुम खूब पैसा नहीं कमा पाओगे? अर्णव ने कहा, ऐसी चीज तो वाकई खजाना है। आम दिनों में तो ये मुझे मिलती ही नहीं। मैं इसे टेकवे के लिए कैसे बेच सकता हूं? चाहे कितनी भी ज्यादा कीमत हो, मैं इसे नहीं बेचूंगा।
दोनों लोग बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक इंजन की गर्जना हुई और 4 ऑफरोड गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ी और पगानी को बीच में ही घेर लिया। अर्णव के मुंह का कोना सिकुड़ गया। ये आदमी सचमुच यहां था। गाड़ी रुकी और उदय चक्रवर्ती ने 1 दर्जन लोगों को साथ लेकर बीच में उन्हें आक्रामक तरीके से घेर लिया। अर्णव, यहां नीचे आ जाओ, मैं आज तुझे मार डालूंगा। उदय चक्रवर्ती ने दांत पीस लिए। उसे इस युवक से सचमुच नफरत थी। युवा गुरु उदय, हम इतनी जल्दी मिल गए, क्या बात है? अर्णव गाड़ी से बाहर निकला और खुशी से बोला, बेटे, तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत की, लेकिन तुम ये भी नहीं जानना चाहते कि ये युवा मास्टर कौन है। उदय चक्रवर्ती ने घमंडी नजरों से कहा, जल्दी करो और अपना चाकू और जिनसिंग दे दो, फिर मुझे 10 करोड़ के मानसिक नुकसान की भरपाई करो और फिर कल वाली लड़की को नंगा करके मेरे बिस्तर पर भेज दो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने पर विचार कर सकता हूं, वरना मुझे तुम्हारी खाल उतारकर मछलियों को खिलाने के लिए नदी में डुबोना पड़ेगा। अर्णव मुस्कुराया, मास्टर उदय, क्या ये आपके लिए अनुचित है? ये डकैती है और मिस जिया मेरे बगल में खड़ी है। उदय चक्रवर्ती चिल्लाया, मैंने अभी अभी तुम्हें लूटूंगा। क्या बात है? मेरे पास इतनी ताकत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। भाटिया परिवार भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बकवास बंद करो और जल्दी से सामान सौंप दो, वरना मैं कार्रवाई करूंगी। जिया ने गुस्से से कहा, ज्यादा मत करो। उदय चक्रवर्ती ने कहा, जिया, भाटिया परिवार की खातिर मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन यह बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और तुम उसे बचा नहीं सकते। अर्णव ने कहा, तुम्हारा मतलब है जब तक तुम्हारे पास ताकत है तुम इसे आराम से लूट सकते हो? बिल्कुल। उदय चक्रवर्ती ने हाथ हिलाया और मिस्टर प्रधान की ओर इशारा करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम 3 पैरों वाली बिल्ली बनाना जानते हो, इसे महान मत समझो। ये मिस्टर प्रधान एक मास्टर है जिसे मैंने 1 करोड़ में काम पर रखा है। तुम्हें कुचलकर मार डालना चींटी पर पैर रखने से बेहतर है। ये आसान है। अर्णव ने मिस्टर प्रधान की ओर देखा और कहा, तुम सच में घमंडी हो और पैसे उड़ाने के आदी हो। तुम ऐसे बेकार आदमी को 1 करोड़ में क्यों काम पर रखोगे? मिस्टर प्रधान पहले उदय चक्रवर्ती के बगल में खड़े थे, लगातार एक मास्टर होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें दूसरे पक्ष ने हारे हुए आदमी का नाम दे दिया। उनके हाव भाव अचानक बदल गए। यार, तुम मौत की तलाश में हो। उदय चक्रवर्ती सीधे चिल्लाए, इसे सीधे नष्ट कर दो। जानता था। श्रीमान प्रधान सहमत हुए, अपने पैर हिलाए और अर्णव के पास आए। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक बिजली की गड़गड़ाहट और पूरी गति के साथ मुक्का मारा। लेकिन इससे पहले कि वो अर्णव को छू पाता, एक विशाल हथेली अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसके चेहरे पर तमाचा मारा। इस बार ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। मिस्टर प्रधान हवा में उछले और सड़क किनारे एक छोटे से पेड़ से जोर से टकराए, जिससे पेड़ 2 टुकड़ों में टूट गया। वो जमीन से उठे और दांत भींचकर मुंह भर खून थूक दिया। उन्होंने भयभीत भाव से अर्णव की ओर देखा। तुम क्या तुम आध्यात्मिक गुरु हो? लेकिन अब उसके मुंह के दांत टूट चुके हैं और जब वो बोलता है तो उसे सुनाई भी नहीं देता कि वो क्या कह रहा है। उदय चक्रवर्ती हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस गुरु को उसने इतने पैसों से काम पर रखा था, वो एक थप्पड़ भी नहीं रोक पाएगा। वो कितना कमजोर था। अर्णव ने मजाक में उसकी ओर देखा और कहा, मास्टर उदय, मैं सही कह रहा हूं। आपने जिस पर इतना पैसा खर्च किया है वो बेकार है और किसी काम का नहीं है। बेटे, जरा मेरा इंतजार करो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उदय चक्रवर्ती की बात खत्म होने के बाद उन्होंने अर्णव को तीखी नजरों से देखा। मुड़कर लोगों को ले जाने ही वाले थे। जरा रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा था? अर्णव ने अपने पैर हिलाए और भूत की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। उदय चक्रवर्ती ने गुस्से से कहा, और क्या चाहिए तुम्हें? अर्णव ने मजाक में कहा, क्या मिस्टर उदय ने अभी नहीं कहा था कि जब तक तुम्हारे पास ताकत है तुम जब चाहो लूट सकते हो? मेरे पास अब ताकत है, इसलिए मैं लूटना चाहता हूं।